हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लोन लाइसेंस के बारे में। लोन लाइसेंस क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस फॉर्म में हमें एक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग बाय लोन लाइसेंस के लिए हमें कौन से फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा और किस फॉर्म में हमें लाइसेंस मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोन लाइसेंस क्या होता है। देखिए, लोन लाइसेंस जो होता है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करती है एक ऐसे पर्सन को जिसके पास में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है या कोई मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट नहीं है और वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को यूज करना चाहता है, तो उस पर्सन को लोन लाइसेंस इशू किया जाता है। लेकिन सर्टेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन प्रोविज़न, तो क्या क्या प्रोविज़न होते हैं एक लाइसेंसी के लिए और किस फॉर्म में वो अप्लाई करेगा और कौन से फॉर्म में उसे लाइसेंस मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए, हमने ये समझा कि लोन लाइसेंस क्या होता है। आगे देखिए, क्लासेज ऑफ ड्रग्स, मतलब किस तरह की कैटेगरी की ड्रग्स के लिए कौन सा के लोन लाइसेंस के लिए हमें कौन से फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है लोन लाइसेंस अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X कैटेगरी की ड्रग्स के लिए, मतलब दीज आर द नॉर्मल प्रोडक्ट्स। पहले हम समझते हैं कि शेड्यूल C, C1 और X क्या होता है। देखिए, शेड्यूल C क्या होता है। शेड्यूल C की कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक एंड वैक्सीन, सीरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो शेड्यूल C में आते हैं। और उसके अलावा शेड्यूल C1 में कौन से ड्रग आते हैं, दीज आर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटलिस, एर्गोटेल्कोइड, फिश लिवर ऑयल एंड अदर हार्मोनल प्रिपरेशंस, बट दीज आर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो शेड्यूल C1 कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद है शेड्यूल X, तो शेड्यूल X में आती है नार्कोटिक ड्रग्स एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। तो इनके अलावा ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इनके अलावा जो ड्रग्स हैं उनके लोन लाइसेंस के लिए हमें फॉर्म 24A में अप्लाई करना पड़ेगा और हमें जो लाइसेंस मिलेगा वो 25A में मिलेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूल C, C1 कैटेगरी की ड्रग्स के लिए लोन लाइसेंस हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, 27A में अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। यदि हमें इस कैटेगरी के, मतलब शेड्यूल C, C1 कैटेगरी में जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि वैक्सीन, सीरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल प्रिपरेशंस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जो कि शेड्यूल C1 में आती हैं, और एर्गोटेल्कोइड, डिजिटलिस, फिश लिवर ऑयल एंड हार्मोनल प्रिपरेशंस, दीज आर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो कि शेड्यूल C1 में कैटेगरी में आते हैं। इनमें से किसी ड्रग को बनाने के लिए, लोन लाइसेंस लेकर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए हमें फॉर्म 27A में अप्लाई करना पड़ेगा और हमें जो लाइसेंस मिलेगा वो 28A में मिलेगा। तो ये हमने समझा कि किस तरह के लाइसेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है लोन लाइसेंस के लिए। और तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न्स को हमें फुलफ़िल करना है, किन किन रूल रेगुलेशंस को फुलफ़िल करना होता है एक लोन लाइसेंस लेने के लिए। तो देखिए, पहला है इसमें द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल before the grant of loan license satisfy himself that the manufacturing unit has adequate equipment, staff, capacity of manufacture and facilities for testing to undertake the manufacture on behalf of the applicant for a loan license। तो एक जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो लोन लाइसेंस देने से पहले ये इस बात के लिए सेटिस्फाइड होती है या इस बात के लिए खुद को सेटिस्फाई करती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस पर लोन लाइसेंस दिया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास में एडिक्वेट प्रॉपर इक्विपमेंट, सफिशिएंट इक्विपमेंट है कि नहीं है, स्टाफ पूरा है कि नहीं है, वहाँ पर कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके अलावा जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है जहाँ ड्रग एनालाइज होने वाली है वो प्रॉपर, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। इस बात के लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है पहले इंश्योर होती है कि ये सारे फैसिलिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर है या नहीं है, जिससे कि वो ड्रग्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो सके ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो अदर पर्सन है, जो एप्लीकेंट जो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाला है
तो वो सारी जो ड्रग्स हैं वो वहाँ मैन्युफैक्चर हो सके, इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ को चेक करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी और इंश्योर होती है कि पूरी प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं है। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन 10 आइटम्स ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ ए ड्रग ऑन ए लॉन लाइसेंस शेल बी accompanied by a additional fees of rupees 300 per additional item specified in schedule M and schedule M3। अब देखिए जो आइटम शेड्यूल एम में और शेड्यूल M3 के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं उनकी यदि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें, और वो आइटम यदि 10 आइटम से ज़्यादा होते हैं तो 10 आइटम तक एक ही कैटेगरी की ड्रग्स वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है और वो विद इन अप टू 10 आइटम है, तब तो उसके लिए कोई एडिशनल फ़ीस नहीं है। लेकिन यदि उसी एक कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उसमें यदि 10 आइटम से ज़्यादा होता है, मतलब 11 आइटम होते हैं, तो जो एडिशनल आइटम होता है, जो सिंगल आइटम होता है, उसके लिए मतलब 10 के अलावा एडिशनल सपोज 2 आइटम है या 3 आइटम है तो उसके लिए पर आइटम 300 रुपीज़ एडिशनल फ़ीस चार्ज की जाती है। ये उन ड्रग के लिए है जो कि शेड्यूल एम और शेड्यूल M3 में स्पेसिफाई किए गए हैं। अब शेड्यूल एम किसके लिए होता है? शेड्यूल एम इज़ फॉर GMP, दिस इज़ द यहाँ पर रेगुलेशंस होते हैं फॉर टू मैन्युफैक्चर द ड्रग अंडर द GMP प्रोविज़न, एंड शेड्यूल M3 इज़ फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो इसके बाद आता है द लाइसेंसी शैल अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रेमिसेज एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ओनली एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। मतलब एक जो लाइसेंसी पर्सन होता है, मतलब जिसको लाइसेंस लेना है, वो इंस्पेक्टर को प्रेमिसेस पे अलाउ करता है कि वो प्रॉपर वहाँ प्रेमिसेस पर इंस्पेक्शन करे और सेटिस्फाई हो सके कि यहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ है या नहीं है, इस बात के लिए वो इंश्योर हो सके कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एज पर द शेड्यूल यू। आगे हम वो डिस्कस करेंगे क्या होता है शेड्यूल यू। देखिए अगला पॉइंट है द लाइसेंसी शैल मेंटेन इंस्पेक्शन बुक इन फॉर्म 35। अब ये फॉर्म 35 में एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन बुक एज पर द GMP फॉर्म 35 में एक स्पेसिफिक बुक मेंटेन होती है, इसको हम इंस्पेक्शन बुक बोलते हैं। इसमें लाइसेंसी को ये मेंटेन करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, फॉर्म 35 में जो इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्शन बुक होती है उसमें ड्रग इंस्पेक्टर या कोई इंस्पेक्टर बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अपॉइंटेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्रेमिसेस पर इंस्पेक्शन करता है और अपना फीडबैक इस इंस्पेक्शन बुक में लिखा जाता है जो कि फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग मेंटेन की हुई है। इसमें अपना फीडबैक लिखता है या प्रीवियस जो इंस्पेक्शन हुए हैं उनके फीडबैक इसमें लिखे जाते हैं और इसमें प्रॉपर फीडबैक मेंटेन होता है। सपोज उसने कोई फाइंडिंग की है, उसके फाइंडिंग्स वहाँ मेंशन होती है। सपोज वहाँ कोई ड्रॉबैक है, कुछ कमी है वहाँ पर, तो वो यहाँ पर मेंशन होगी। और सपोज़ उसका कुछ अच्छा फीडबैक है या वो अपने इंस्पेक्शन से सेटिस्फाइड है कि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं एज पर द GMP, तो भी वो अपना फीडबैक इंस्पेक्शन बुक में मेंशन करता है कि यदि ये प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री है या ये इसमें कुछ कमी है या बहुत अच्छा है या एनी टाइप ऑफ हिज फीडबैक ही मेंशन इन द इंस्पेक्शन बुक एज पर द that is maintained as per the form 35। अगला पॉइंट है द licensee shall comply with further requirement specified by the authority। आगे यह है कि इसमें जो पर्सन लाइसेंसी मीन्स जो पर्सन जिसको लाइसेंस लेना है, लोन लाइसेंस लेना है, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगा, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बाध्य रहेगा जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे स्पेसिफाई करती है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा स्पेसिफाई की गई है। वो सभी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक लाइसेंसी पर्सन बाध्य होता है। अगला पॉइंट है उसके बाद द लाइसेंसी शैल टेस्ट ईच बैच ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एंड ईच बैच ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एंड आल्सो मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ईच बैच एज पर शेड्यूल यू। मीन्स एक लाइसेंसी पर्सन जिसे लाइसेंस लेना है, जो लोन लाइसेंस का सेकिंग पर्सन है, मतलब जिसको लोन लाइसेंस चाहिए, वो पर्सन हर बैच में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका टेस्टिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल का टेस्टिंग का रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड
ईच बैच ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मतलब फिनिश गुड का जो फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है उन सभी का प्रॉपर टेस्टिंग रिकॉर्ड, एनालिटिकल रिकॉर्ड, प्रॉपर एनालिसिस रिकॉर्ड, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए बाध्य होता है एक लाइसेंसी पर्सन। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है ये फॉर द ड्रग्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो होता है वो एज पर शेड्यूल यू होता है। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ईच बैच इज एज पर शेड्यूल यू। अगला है द लाइसेंसी पर्सन शेल मेंटेन द रेफरेंसेस सैम्पल्स फ्रॉम ईच बैच फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस पर जहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर जो लाइसेंसी पर्सन है वो इस बात के लिए बाध्य होता है कि फिनिश्ड गुड का सैंपल में से जो फिनिश गुड बनता है उसमें से कुछ सैंपल वो स्टोर करके रखे एज ए रेफरेंस सैंपल फॉर फर्दर रीचेक के लिए या री एनालिसिस के लिए या फर्दर उनके एवोल्यूशन के लिए वो 3 साल तक रेफरेंस सैंपल बचाकर रखता है। उनकी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो उनकी एसओपी में मेंशन होती है, तो स्पेसिफाइड क्वांटिटी 3 ईयर तक के लिए स्टोर होती है एज ए रेफरेंस सैंपल। इसके बाद है रिपोर्ट्स टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द चेंजेज इन एक्सपर्ट स्टाफ और चेंज इन द मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग यूनिट्स। तो देखिए इसमें इस पॉइंट में के अकॉर्डिंग जो लाइसेंसी पर्सन है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पीरियोडिकली इन्फॉर्म करेगा यदि उसके प्रेमिसेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर यदि कोई टेक्निकल स्टाफ चेंज होता है, सपोज़ कोई अप्रूव्ड केमिस्ट चेंज होता है या अप्रूव्ड एनालिटिकल केमिस्ट चेंज होता है, तो लाइसेंसी पर्सन को जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वहाँ पर इसकी रिपोर्ट करनी होती है कि इस पर्सन को एज ए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट अपॉइंट किया गया है या इस पर्सन को एज ए एनालिटिकल केमिस्ट अपॉइंट किया हुआ है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंज किया है तो भी उसकी रिपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को करनी होती है। उसके अलावा यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चेंज किया है या एनालिटिकल टेस्टिंग यूनिट को यदि चेंज किया है प्रेमिसेस में या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, सपोज़ प्रेमिसेस में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस यूनिट को चेंज किया है या उसको मॉडिफाई किया है, तो इसकी भी जो रिपोर्ट होती है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी होती है। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं जो हमने डिस्कस किए लोन लाइसेंस के रिगार्डिंग। आई थिंक दीज आर बेनिफिशियल फॉर यू। फर्दर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रीपैकिंग लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस फॉर्म में हम इसे अप्लाई करेंगे, कौन से फॉर्म में हमें लाइसेंस मिलेगा।